बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ बसंत गोयल जी। थैंक यू और so भारत 24 के इस मंच से कई मर्तबा आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। एक बार फिर से आपसे चर्चा हो रही है तो हम फार्मास्यूटिकल्स की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में, और मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि आपने समाज सेवा में बहुत आपकी रुचि है, बहुत आप समाज सेवा करते हैं, आप लोगों के बीच में पहुँचते हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली में इस वक्त चुनाव की सुगबुगाहट भी है, तो क्या समाज सेवा को राजनीति के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने के बारे में क्या आपने सोचा है? क्या रोहतास नगर से आपने सोचा कि विधानसभा चुनाव आप लड़े? पहले तो मैं भारत 24 को धन्यवाद देता हूं और उनके 40 से 45 करोड़ लोग जो लाइव देख रहे होते हैं प्रोग्राम को, और जहां मेरे जैसे बहुत छोटे से व्यक्ति को, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह चिराग पासवान जी बोलते हैं मोदी जी का हनुमान, मैं उसी भी थेरेपी पे चलता हूं। मैं भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी हैं उनका अपना हनुमान समझता हूं कि मैं हनुमान हूं उनका और वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो एक जोरदार तालियां इसके लिए। वो एक ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जैसे जीजू साहब ने बोला कि ऐसे व्यक्ति का पैदा होना भारत देश के लिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा अचीवमेंट है कि शायद ये रिपीटेशन ना हो। वो एक ऐसी शख्सियत है हमारे पीएम साहब मोदी साहब। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरा एक जिंदगी जीने का तरीका है कि जिंदगी को मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा, तीन मेरी जिंदगी का माध्यम है कि अपनी जिंदगी को 100% जो कन्वर्ट करना है वो मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा में करना है। अब उसमें क्या क्या चीजें मानव सेवा के प्रति रहती हैं। मैं करीबन 400 निर्धन कन्याओं की मैरिज करा चुका हूं और अभी 13 फरवरी को वर्ल्ड में पहली बार 1323 कन्याओं की मैरिज कराने जा रहे हैं हम, वो भी स्लम एरिया में, रांची जैसे एरिया में, झारखंड वाले एरिया में हम लोग वहां जाके मैरिज कर रहे हैं 1323 कन्याओं की। इट विल द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। अभी 6 जुलाई को मेरा बर्थडे था, उस दिन हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। पहली बार कोई ब्लड डोनेशन कैंप पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, वो हुआ। उसके बाद लेप्रोसी से मैंने पहली बार कई मरतबा पहले भी बोला है, लेप्रोसी बेसिकली लोग आज भी ना उनसे दूर भागते हैं। मैंने ऐसे 6500 परिवार को एडॉप्ट किया हुआ है जिनकी मेडिसिन से लेकर, खाने से लेकर, एजुकेशन से लेकर, उनके बच्चे जितने हैं उन बच्चों को जो नॉन लेप्रोसी होते हैं उनको जिस भी पैरामेडिकल में जाना है, एलएलबी करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो सब मैं अपने उसमें कराता हूं। और मैं कुछ नहीं होता, कराने वाले तो परमपिता परमेश्वर हैं। उसके अलावा उन लोगों से हमारा क्या वायदा रहता है, जो बच्चे सुबह एलएलबी के कॉलेज में हैं, शाम को लेप्रोसी पेशेंट्स की केयर में है। आप ये देखिए कि उनसे हमने विजन लिया कि सुबह हम आपको एजुकेशन देंगे, उसके बदले आप हमें क्या देंगे, लेप्रोसी पेशेंट्स का। रही बात राजनीति में आने की, और जैसे दिल्ली में सुगबुगाहट है, मेरे एरिया रोहतास नगर पड़ता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं भारत 24 के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये डिसीजन पार्टी का होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का होगा और कहीं ना कहीं लोगों का होगा। यदि कहीं ना कहीं लोग इस चीज को चुनते हैं और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन ये डिसीजन पार्टी का है। नहीं तो मेरा काम मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा है। जैसा है ऐसा ही चलता रहेगा। राजनीति में आना या ना आना पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा जो जिंदगी का जीना है वो सिर्फ मानव सेवा, गौ सेवा और स्वास्थ्य सेवा है। वाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो आप जरूर राजनीति में आएंगे, लेकिन आपका जो कार्य है यानी कि नर सेवा नारायण सेवा, और जो आप समाज सेवा कर रहे हैं वो आपको इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसके लिए आपको साधुवाद भी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि दूसरों के दर्द, दूसरे के तकलीफ़ों को समझे, और बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं, आप उनमें से एक हैं। इसके लिए आपको बधाई, और समाज को ऐसे लोगों की हमेशा आवश्यकता रहती है। अब मैं इस पर आ जाती हूँ फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के। भारत में खास तौर पर आयुर्वेद को लेकर के, एलोपैथी को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बदलाव आए हैं, और ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम भी कर रहा है। अभी हाल में एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी जिसमें कई ऐसे बड़े देश हैं जो कि आयुर्वेदा को भी अपना रहे हैं, तो उसमें भी भारत दुनिया में लोहा मनवा रहा है।
आपने शुरुआत कैसे की, क्योंकि इसमें उन तमाम डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है जो कि अपना बेस्टेस्ट दे रहे हैं, और आप भी, आपकी फार्मेसी भी इस लिस्ट में है। कैसे शुरुआत हुई और आज आप जिस पोजीशन पर हैं वहाँ से आप इसे पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन है उसी पे सबसे पहले आऊंगा कि आयुर्वेदा का रोल क्या है हेल्थ के प्रति। एक छोटा सा कंट्रोवर्सी रहता है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं कि पेशेंट को शाम दान दंड भेद हर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, जिसमें एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक भी होनी चाहिए और आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथिक भी होनी चाहिए। मेरे सामने एक मेरी शख्सियत बैठे हैं डॉक्टर अर्पित, इन्होंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जो आज तक पूरे एलोपैथी ने उनको बोल दिया कि आपकी जिंदगी 1 महीने है, 2 महीने है। ऐसी हजारों रिसर्च इनके पास हैं जिन्होंने उन पेशेंट्स को ठीक किया। तो ऐसा मेरा मानना है कि अल्टरनेटिव थेरेपी को जरूर लेना चाहिए, आयुर्वेदा को एड ऑन करना चाहिए, उसके बाद होम्योपैथी को एड ऑन करना चाहिए। कहीं ना कहीं एलोपैथी को भी ये बात समझना होगा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को एड ऑन करना होगा। पहली चीज तो ये है, क्योंकि ग्लोबली भी यदि आज आप देखें तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब रही बात मेरी जर्नी की, जब बच्चा कंचे खेलता है, मैं जब 8 साल का था तब मैंने अपनी जर्नी शुरू की। हमारा गोयल मेडिकोज इस बार 68 ईयर्स पूरा कर रहा है, जिसको बेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के भी 3 से 4 बार अवार्ड मिले, बेस्ट फार्मेसी ऑफ इंडिया के अनेकों अवार्ड मिले। लेकिन शुरू से जब मैं 8 साल का था तब भी मेरा विजन एक ही था, कहीं ना कहीं मानव सेवा बिजनेस के साथ साथ। मैं जब 8 साल का था, हरिद्वार से कावड़ लेके लोग आते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो बच्चा 8 साल का क्या करता है, वो तो कंचे खेल रहा होता है। मैं उस टाइम भी उनकी पट्टियां कर रहा होता था, उनका ट्रीटमेंट कर रहा होता था, और अपने बिजनेस का एक विजन था कि कहीं ना कहीं गोयल मेडिकोज को ग्लोबली लेके जाना है। और आज परमपिता परमेश्वर और मैं मानता हूं नियर डियर, जिसमें हमारा भारत 24 एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अपनी अदा को दिखाता है और कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है, तो वो जर्नी आगे पहुंची। आज गोयल मेडिकोज ग्लोबली वर्ल्ड के हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है, बेस्ट फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से पता नहीं कितने अवार्ड्स मुझे मिले। लेकिन मेरा आज की जिंदगी का एक ही मोटिव है, वो है मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सेवा का भाव पहले से ही था, बचपन से ही था। अब देखिए 8 साल का जो बच्चा है उसको क्या खबर कि किसके पाँव में छाले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबको छोड़ के, लोग बच्चे तो खेलते रहते हैं, आप सबको छोड़ करके लोगों की पट्टियां बांधा करते थे। तो मुझे लगता है कि इनबिल्ट होता है, ऊपर वाला कुछ लोगों को नवाजता है इससे। दूसरा प्रश्न ये कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इस पेशे में है, या फिर ऐसे भी मैं देखती हूँ कि अगर कोई PhD करना चाहता है, बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा उस पर विचार विमर्श करता है। कई लोग PhD कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने डबल PhD कर ली, कैसे संभव हुआ ये भी एक भगवान का कहीं ना कहीं मोटिवेशन है। पहली जो मैंने PhD की वो मेडिसिन के ऊपर की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सारी मेडिसिन है, इनके ऊपर रिसर्च, क्योंकि वो मेरा फील्ड है। आज मुझे उस जर्नी में 40 साल हो गए, तो 40 साल की जर्नी में मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हर मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। तो पहली मैंने PhD मेडिसिन के ऊपर की, फिर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं स्पेशलाइज जाना चाहिए, तो उसके बाद मैं डायबिटीज के ऊपर गया, क्योंकि डायबिटीज आज हमारे इंडिया में यदि आप सोचें हर दूसरा तीसरा पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है। तो मैंने पहली PhD मेडिसिन के ऊपर की, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था। दूसरी PhD जो मैंने की वो बेसिकली डायबिटीज के ऊपर की, और आज डायबिटीज के ऊपर PhD करने के बाद मैं अनेकों पेशेंट्स की डायबिटीज कंट्रोल कर पा रहा हूं, और कहीं ना कहीं भारत देश को उस चीज का बहुत फायदा मिल रहा है। तो अगेन मेरा फिर वहीं जाता है वापिस मानव सेवा। तो मेरी जो दूसरी PhD का इंस्पिरेशन भी सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं मैं अपने कंट्री को सर कर पाऊं, और कंट्री फर्स्ट की भावना खुद में भी है और दूसरों के बीच में भी ला पाऊं। और ये भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न, क्योंकि अभी आपने इससे पहले इस बात का जिक्र किया कि गोयल मेडिकोज को बेस्टेस्ट फार्मेसी का अवार्ड मिला, और ना केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है कि जो आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ कीर्तिमान कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया अचीव कर रहे हैं? देखो ये एक बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि 68 ईयर्स बहुत बड़ा टेन्यूर होता है। ये मेरे ग्रैंडपा ने स्टार्ट की, फिर मेरे फादर, मेरी मामा, मेरी वाइफ, हम सब लोग पूरे फैमिली बैकग्राउंड से इस बिजनेस में। हम लोगों का पहले दिन से एक विजन रहा कि जितनी डिसिप्लिनरी है,
जो भी डिसिप्लिन रूल एंड रेगुलेशन बने हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, वो हम 100% फॉलो करेंगे। हम उनको 100% फॉलो करते हैं। उनके फॉलो करने की वजह से आज उस परमपिता परमेश्वर ने हमें 68 सालों में वो कुछ दिया जिसका सोचा नहीं जा सकता। आप सोचेंगे किसी को दवाई देनी है तो दवाई वेल डिस्पेंस्ड होगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि उसे सुबह लेनी है, दोपहर में लेनी है, शाम को लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद में लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू टेक द मेडिसिन, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, कि कोई भी मेडिसिन हमारे पास सब तरीके की टोटल मेडिसिन होती है, जो वर्ल्ड वाइड मेडिसिन है वो सब हमारे यहाँ होती है। तीसरी बात, फिर कहीं ना कहीं मानव सेवा आ जाती है। हमारा रोज का फुटफॉल 1300 से 1400 पेशेंट का है इन ए डे। उसमें से मुझे नहीं पता कि 300 से 400 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, हाफ पैसे होते हैं, हम उनकी पूरी बिलिंग करते हैं और उनको पता भी नहीं चलने देते कि उनको दवाई चलेगी। मेरा ये मानना है दान को सिर्फ एक हाथ को पता होना चाहिए, दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। तो हम लोग एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मोदी साहब का एक विजन है, क्योंकि मोदी साहब का एक विजन हमेशा मेडिसिन के प्रति बहुत जबरदस्त तरीके से है, डिसीज के प्रति बहुत जबरदस्त तरीके, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आज पीएमओ बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उनका एक विजन है कि पोलियो की तरह कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस को भी खत्म करना है। उसी तरह जन औषधि बनाया, ये सीधा पीएमओ देख रहा है। जन औषधि वो दवाई सस्ती होती है। पहली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाहर वो दवाई 200 रुपए की मिलती है तो जन औषधि वो दवाई 10 रुपए की मिलती है। तो उस विजन को हम भी फॉलो करते हैं। यदि किसी भी पेशेंट को किसी भी दवाई की जरूरत है और यदि उसका 200 के बदले 10 रुपए भी हैं और यदि नहीं भी हैं तो हम उनको मेडिसिन देंगे। तो मेरा ये हमेशा रहा है कि गोयल मेडिकोज की इतनी बड़ी जर्नी 68 सालों की है, तो कहीं ना कहीं उस जर्नी में डिसिप्लिन को फॉलो करना सबसे जरूरी है। एक रूल है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट ना करना। जैसे डोलो डॉक्टर ने लिखी, एक बड़ा एक ऐसा इजी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि पैरासिटामोल में 1000 ब्रांड आते हैं, लेकिन हम किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डोलो लिखा, तो हमारे यहाँ से डोलो ही उसको मिलेगी। तो ये नो सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिकली रेसिपी है कि हम किसी मेडिसिन को चेंज नहीं करते। और वी आर सिटिंग इन शादरा में रहकर हम लोगों ने ये अलग जगाया, जो इंडिया से बाहर भी, और पता अनेकों कंट्रीज में गया। आज मैं अनेकों कंट्रीज में जाता हूं, वहां गोयल मेडिकोज का नाम होता है, और उसका कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि भारत 24 को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूं, जो ऐसे लोगों को आगे लेकर आते हैं, लोगों के बीच में लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं इतने 40-45 करोड़ लोग जब उस चीज को देखते हैं तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि इसमें कुछ डिफरेंट है, तो हमें इसको देखना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को कोई बात अच्छी लगी हो तो तालियां जरूर बजाइएगा, तालियों में कोई कंजूसी ना हो। और मैं बार बार ये बात कहूंगी क्योंकि देखिए हमारे समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब इनके पास मरीज पहुंचते हैं, पेशेंट पहुंचते हैं, जब बहुत ज़्यादा बिल होता है, और हम सब में से कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जब लंबी चौड़ी बिल को देख करके हम लोग डर जाते हैं कि भाई पैसे कैसे देंगे। और देखिए ऐसी सिचुएशन में ये पेशेंट की फुल पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि तालियां ज़रूर बजनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो क्योंकि हम सबसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धरती पर भगवान का रूप है डॉक्टर्स। एक और सवाल बसंत जी, क्योंकि इसी पर जैसा आपने कहा कि दान पुण्य आप करते रहते हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी मालूम ना हो। आज के वक्त में सोसाइटी में अभी से अग्री करेंगे कि मटेरियलिस्टिक दुनिया है, लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कुछ अचीव भी कर लेते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इच्छाओं की कभी कोई कमी नहीं है, और अचीव करना है। बहुत लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। ऐसे समाज में भी आप दान कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहूँगी कि आपके मन में क्या चलता है और इसके पीछे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो क्या है? एक तो ये बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग क्वेश्चन है। आज दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, जबकि मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं कि आज हमारी जिंदगी की कीमत एक बुलबुला है। मुझे नहीं पता अभी हम बैठे हैं, आज उसके 2 घंटे बाद क्या होगा या 4 घंटे बाद क्या होगा। हम उस पैसों की दुनिया में तो जाते जा रहे हैं, हमें लगता है हर वक्त सिर्फ अर्न करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, और मैं ऐसा संदेश भी हर प्लेटफॉर्म से देता हूं, कि अपनी आय का जो भी हम महीने में कमाते हैं, कम से कम, जैसे मैं तो 90% से ऊपर लोगों के बीच में मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैं हर व्यक्ति से ये बात कहता हूं कि अपनी जो भी इनकम है उसमें से कम से 10-20% जो भी वो दे सकते हैं वो देश के प्रति दें। देश के प्रति कहां दें? गौ सेवा। आज भी गौ सेवा की इतनी जरूरत है हमारे देश के प्रति। स्वास्थ्य सेवा और मानव सेवा। खाने के लिए तो चीजें मिल जाएंगी, लोग भंडारे पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और लेकिन भगवान तो आपके अंदर बसते हैं ना, भगवान आपके अंदर हैं। यदि हम स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा के ऊपर ध्यान दें,
तो एक ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होगा और कहीं ना कहीं भारत देश का जो सपना है विकसित भारत 2047 उसको पूरा करने में हम छोटे छोटे हवन में आहुति दे पाएंगे। ये एक हवन है जिस हवन में हम आहुति दे पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी आय का कुछ ना कुछ पोर्शन इस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं इसी एडिशन में एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे एक प्रिय भाई महेश जी बैठे हुए हैं। महेश जी एक बार खड़े हो जाएं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये महेश जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गौधन गौ गोबर से पूरी रामचरित्र मानस को बनाया। उसके अलावा अब जितनी ये करीबन 100 पेंटिंग्स बना चुके हैं। आज वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी गौधन से दी गई पेंटिंग दी गई और उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने हाथों से उसको उठाया। मैं ऐसी शख्सियत को भी नमन करता हूं। और दूसरा एक मैसेज भी जाता है कि हम अपनी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएं और जिस तरह गौधन से उनकी पेंटिंग बन रही है, लोगों के बीच में जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो गौ सेवा लोगों के बीच में आ रही है और वो आगे बढ़ रही है। और वैसे भी कहते भी हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आप अकेले गए लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ जुड़ते गए। एक और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि किस तरीके से लोगों को हमेशा दान करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप दान करेंगे उतना बढ़ेगा ही। और आप इस वक्त मतलब पूरे वक्तव्य को चरितार्थ भी करते हैं। एक और प्रश्न आपसे, क्योंकि आपने इससे पहले इस बात का जिक्र किया कि ब्लड डोनेशन को लेकर के भी आपने पहल की और हम कहते भी आए, हम सुनते भी आए, रक्तदान महादान। इसको लेकर के इसके पीछे के विचार क्या थे और ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? टारगेट क्या है आपका? मैं पिछले 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? मैं किसी हॉस्पिटल में था, किसी डॉक्टर से मिलने गया हुआ था। वहां किसी पेशेंट को उन्होंने 2 यूनिट ब्लड के लिए लिखा, तो उनके जो रिलेटिव थे वो भी भाग गए। उनको किसी को था ही नहीं कि वो ब्लड 2 यूनिट कैसे अरेंज होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये 25 साल पहले की एक मुहिम जो स्टार्ट की गई, बहुत छोटे से लेवल पे स्टार्ट की गई और आज 6 जुलाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो ब्लड डोनेशन कैंप आया, जिसमें हजारों लोगों ने ब्लड डोनेट किया और रक्तदान महादान उसको हमने रक्त महोत्सव के रूप में मनाया। एक बार ताली इसके लिए जरूर होनी चाहिए। जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ और रात के 12 बजे तक चला, जिसमें वर्ल्ड के हर कोने से व्यक्ति वहां पर था। तो ब्लड डोनेशन कैंप तो करते ही करते हैं और असली बात जो उसके पीछे की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है पैन इंडिया, तो कम से कम मेरा रोज का एवरेज है 200 से 250 यूनिट मैं लोगों को दे पाता हूं पूरे भारत में। किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है, प्लेटलेट की जरूरत होती है। अभी डेंगू बहुत बड़ी स्टेज में दिल्ली पर बहुत ज्यादा था, रोजाना पता नहीं कितनी यूनिट प्लेटलेट्स की जरूरत होती थी। तो किसी भी व्यक्ति को भारत में कहीं भी जरूरत होती है, वहां उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर ब्लड दिलवा पाते हैं। तो ब्लड डोनेशन तो था ही था, उसके साथ साथ जो अगला मोटिव लोगों को ब्लड दिलवाना है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे राष्ट्रपति जी ने भी मुझे ब्लड मैन का नाम दिया। अभी इंग्लैंड से पूरी एक टीम आई थी, उन्होंने भी ब्लड मैन का नाम दिया। तो मैं तो कहीं ना कहीं बोलता हूं लोगों का साथ और उस परमपिता परमेश्वर का साथ ही इन सब चीजों को करा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें असंभव है, इतना आसान नहीं है इन सब चीजों को करना। और मुझे लगता है कि आज आपने भारत 24 के इस मंच का सबसे सार्थक उपयोग किया है लोगों को ये बताने के लिए कि आप देश में कहीं पर भी हैं, अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बसंत गोयल यहीं पर हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा हूं और 24 घंटे 7 दिनों 365 दिन इस चीज के लिए डेडिकेटेड हूं। एक और सवाल, क्योंकि आपने कहा कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपका सफर रहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन पर्सन कि आपको एक व्यवसायी कहलाना पसंद है, एक समाज सेवी कहलाना पसंद है? हमने राजनीति की बात भी की, क्या एक आने वाले एक भविष्य के राजनेता के तौर पर आपकी पहचान हो, ये आपकी ख्वाहिश है, ये ज़्यादा आपको पसंद है, या फिर एक व्यवसायी के साथ साथ समाज सेवी वाले रोल को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, मैं हमेशा एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट रहना चाहता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। व्यवसाय तो मैं 40 सालों से कर ही रहा हूँ और कर ही रहा था। अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में और उसी के विजन में रहना चाहता हूं। दूसरा, राजनीति के बारे में यदि मैं कहूं तो कहीं ना कहीं यदि सरकार इस चीज के लिए मौका देगी तो मैं हमेशा तैयार हूं। अदरवाइज मैं मानव सेवा, गौ सेवा और स्वास्थ्य सेवा के प्रति ही डेडिकेटेड रहना चाहता हूं। हमारे इस मंच से आखिर में आप आम जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एक सफल व्यवसायी हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ है कि लोग समाज सेवा के तौर पर उतना वो नहीं, उनका रुझान वैसे नहीं होता, लेकिन इन दोनों को साथ लेकर के बिना नफ़ा नुकसान की चिंता किए हुए कैसे बढ़ा जा सकता है, आप इसका एक जीवित प्रमाण है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो एक बात कहना चाहता हूं, यदि हम दान के बारे में बात करें या मानव सेवा के बारे में बात करें, यदि हम एक हाथ से देते हैं, भगवान हमें 100 हाथ से देता है। ऐसा लोग समझते हैं कि हम अपनी इनकम का कुछ परसेंटाइल लोगों के बीच में दे रहे हैं। मैं ये पूर्णतः पिछले 40 सालों से डिवोटी हूं और बड़े दिल के कोने से ये बात कहना चाहता हूं, भारत 24 के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि अपनी इनकम का जो भी पोर्शन हम मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा में लगाते हैं, उसका 100 टाइम्स भगवान हमें रिटर्न करके देता है। तो मेरा सबसे बड़ा विजन और लोगों के बीच में एक ही बात, मैं जितने यंगस्टर्स हैं उन सबको कहना चाहता हूं। आज सबको होता है कि मेरा पैकेज 48 लाख का है, 50 लाख का है, 2 करोड़ का है। तो उस 2 करोड़ के पैकेज में हमें कहीं ना कहीं सोचना हो कि हमें भगवान के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन करना है, मानव सेवा के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन करना है। यदि ये विजन जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है या हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उस दिन हम ये सोच लें कि इसमें से हमारा इतना कंट्रीब्यूशन मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा के प्रति होगा, तो हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा लाइफ में कि हमें जो है इतना पैसा हम किसी चीज के लिए दे रहे हैं। ये हमारा क्रिस्टल क्लियर संदेश और दिल में एक चाह होनी चाहिए कि हम अपने, चाहे बिजनेस हो, चाहे मेरी जॉब हो, उसमें से इतना परसेंटाइल हम कहीं ना कहीं मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा के प्रति देना ही देना है। थैंक यू सो मच। इसी नोट के साथ हमारे इस तरफ से आपको बेस्ट विशेष। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहे, और कहते भी हैं कि अगर आप दूसरों की सेवा करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं भारत 24 को दोबारा मुबारकबाद देता हूं ऐसे समय के लिए जहां मेरे जैसे बहुत छोटे व्यक्ति को बार बार चांस दिया जाता है, लोगों के बीच में मेरी बातें पहुंचाई जाती हैं। तो मैं मुरीद तो हमेशा ही हूं जेसी साहब का, मनोज जी का, लेकिन पूरे भारत 24 को मैं हमेशा शुभकामनाएं देता रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का चैनल हो। आज इतना बड़ा नेशनल चैनल बन गया, जो आज पीएम साहब से लेके हर जगह भारत 24 की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पहचान है। उस पहचान के बीच में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति बहुत छोटा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, 40-45 करोड़ लोगों के बीच में वो बातें जाती हैं। तो मैं दिल से नमन करता हूं भारत 24 को, साधुवाद करता हूं, और मैं इसी तरह चाहता हूं कि हमारा भारत 24 कहीं उस दौड़ में होगा जब हम नंबर 1 पर होंगे, जैसे आज तक होता है। उसके बाद हमारा भारत 24 सबसे ऊपर होगा। ये मेरा एक सपना है और मुझे ऐसा लगता है सपना बहुत ही जल्दी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को थैंक यू सो मच। और भारत 24 के बिहाफ में मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम ऐसे मंच देते रहेंगे, आप लोगों को परिचय करवाते रहेंगे कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।